नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 58 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप कहेंगे कि पिछली वीडियो में सेक्शन 51 पढ़ाया था, आज सीधे 53 पर पहुंच गए, 52 कहां गया? बिल्कुल पढ़ाएंगे दोस्तों, इसके बाद पढ़ाएंगे। आज बेयर एक्ट आप अपना लेकर बैठेंगे, आज मैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ, सारी बातें जो बेयर एक्ट में लिखी हैं वो आपको बताई जाएंगी। बेयर एक्ट आप लेकर बैठेंगे, नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे और साथ के साथ आप बेयर एक्ट से देखते भी जाएंगे कि कहां पर क्या बताया जा रहा है। तो दोस्तों, हेडिंग है इस सेक्शन का, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। अगर बेसिक बात करें तो ये सेक्शन कहती है कि अगर किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया जाता है पार्टीज के द्वारा, फॉर्मली एडमिट कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर ऐसे फैक्ट को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है, एविडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस सेक्शन का थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा, पृष्ठभूमि तैयार करना चाहूंगा, क्योंकि हर वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बिना पृष्ठभूमि के आगे नहीं बढ़ेंगे। एक वर्ड हमने पढ़ा, एक फ्रेज हमने पढ़ी है, फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य। विवादक तथ्य आप वीडियो देख लेना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है। बट मैं आपको यहाँ आज पूरी वीडियो नहीं, केवल इतना बताना चाहता हूँ कि विवादक तथ्य को जब हम पढ़ते हैं तो उनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंग्रेडिएंट्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इज assertion और denial of facts। किसी फैक्ट का या तो असर्शन किया गया हो या डिनाई कर दिया गया हो, यानी स्वीकार कर लिया हो या मना कर दिया हो। ये दोनों बातें अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं फैक्ट इन इशू का। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस फैक्ट को या तो असर्ट किया जाए या डिनाई किया जाए, और वर्ड लगाए दोस्तों, बीच में और वर्ड से ही ये दोनों जोड़े हैं, तो ऐसे फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहा जाएगा। और जैसे ही कोई फैक्ट फैक्ट इन इशू बनता है तो एवरी फैक्ट इन इशू इज रिक्वायर्ड टू बी एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट कंपीटेंट। कंपीटेंट कोर्ट को ऐसे फैक्ट को एडजुडिकेट करना ही पड़ेगा, उसको एडजुडिकेट करने के बाद उस पर निर्णय देना पड़ेगा। फैक्ट इन इशू था तो एडजुडिकेशन चाहिए, लेकिन अब मैं सिचुएशन को थोड़ा चेंज करता हूं। पार्टीज ने ऐसे फैक्ट को एडमिट कर लिया, दोनों पार्टीज ने फैक्ट को एडमिट कर लिया, तो देयर इज नो डिस्प्यूट। अब कोई झगड़ा ही नहीं है। एक पार्टी ने अगर असर्ट किया तो अगली ने एडमिट कर लिया, तो डिनाइल का क्वेश्चन ही नहीं है। इट मींस डिस्प्यूट नहीं है। अब डिस्प्यूट नहीं है, इफ नो डिस्प्यूट द फैक्ट इज नॉट फैक्ट इन इशू। डिस्प्यूट नहीं है तो वो फैक्ट फैक्ट इन इशू नहीं हुआ। और अगर फैक्ट इन इशू नहीं है, if any fact is not fact in issue, it is not required to be adjudicated। क्योंकि हमने देखा कि एडजुडिकेट किस पॉइंट को करना है, किस फैक्ट को करना है, जो फैक्ट इन इशू होगा। और जैसे ही एडमिशन हुआ तो फैक्ट इन इशू नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है तो एडजुडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन नो एविडेंस फॉर सच फैक्ट इज टू बी एड्यूस्ड। फिर ऐसे फैक्ट के लिए जब एडजुडिकेशन ही नहीं होना है तो फिर एविडेंस किस लिए चाहिए? इट मींस एविडेंस की भी आवश्यकता नहीं है, साक्ष्य की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसकी जड़ कहां है? इसकी जड़ शुरू हुई जब उन्होंने एडमिट कर लिया किसी फैक्ट। तो सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो जड़ है, रूट है, वो कहां छिपी हुई है? एडमिशन में, स्वीकारोक्ति में छिपी हुई है। एडमिशन किसके द्वारा? एडमिशन बाय पार्टीज। देन सच एडमिटेड फैक्ट्स आर कॉल्ड कॉमन ग्राउंड। ऐसे फैक्ट, ये नया वर्ड निकल कर आया, इस वर्ड को आप थोड़ा सा लिख लो, समझ लो और याद करो। ऐसे फैक्ट, कौन से फैक्ट? जिनको एडमिट कर लिया है, जो डिस्प्यूटेड नहीं है, जो फैक्ट इन इशू नहीं बचे, दे आर कॉल्ड कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड पर अब हम लौटकर आ चुके हैं। कहां से बात शुरू हुई थी? फैक्ट इन इशू से।
फैक्ट इन इशू को कहां तक ले आए, कॉमन ग्राउंड तब। ये कौन से हैं जो एडमिटेड फैक्ट हैं, डिस्प्यूटेड नहीं। ये दो तरीके के होते हैं, ये आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। दो तरीके के होते हैं कॉमन ग्राउंड्स। नंबर वन, फॉर्मल एडमिशंस, जुडिशियल एडमिशंस। तो दूसरी अपने आप में क्या हो गई, नॉन फॉर्मल एडमिशन, जिसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन भी कहते हैं। जब जब एडमिशन वर्ड यूज होगा तब तब कन्फेशन भी इसमें इंक्लूड होता है, आपको ये ध्यान रखना। अब मैं लौट कर आता हूं, अब थोड़ा समझाना चाहूंगा कि फॉर्मल और जो जुडिशियल एडमिशन है ये होते क्या है। ये वो एडमिशंस हैं जब पार्टीज इन एडमिशंस को कब करती है, फॉर्मल एडमिशंस और जुडिशियल एडमिशंस आर मेड इन प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। जब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं कोर्ट के सामने, देन ऐसे एडमिशंस किए जाते हैं। और यही एडमिशंस हैं सेक्शन 53 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 58 इंडियन एविडेंस एक्ट। अर्थात यहां पर जो दो टाइप के मैंने कॉमन ग्राउंड्स बताए थे, तो इनमें से ये वाले ग्राउंड्स कहां पर हैं, ये वाले एडमिशंस हैं 53 में जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो बैकग्राउंड से चलते चलते कहां पर आ गए हम, कॉमन ग्राउंड से पहुंचे हैं 53 पर। अब बात आती है फिर नॉन फॉर्मल कहां पर है भैया। नॉन फॉर्मल आपको देखने को मिलते हैं सेक्शन 19 बीएसए में। अब नॉन फॉर्मल कौन से एडमिशंस हैं, ये एडमिशंस आर मेड बिफोर प्रोसीडिंग्स, इट मींस आउट ऑफ कोर्ट, बिफोर लिटिगेशन। जब डिस्प्यूट शुरू हुआ, लिटिगेशन शुरू हुआ कोर्ट में, उससे पहले पहले किसी ने एडमिशंस कर लिए थे, स्वीकृतियां कर ली थी, उनको बोला जाता है नॉन फॉर्मल एडमिशंस और एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस। अब आपके माइंड में ना एक बात आ रही होगी, अगर आप बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं तो आपके माइंड में जरूर आ रही है, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा एट द टाइम ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स, एट द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स, और एक लिखा है बिफोर प्रोसीडिंग्स। और बिफोर प्रोसीडिंग्स वाले को मैं कह रहा हूं कि वो 53 में नहीं आता है। बिफोर प्रोसीडिंग्स वाले जो एडमिशंस हैं वो 53 बीएसए में नहीं आते। लेकिन आप जब 53 बीएसए की लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, बेयर एक्ट आपने अपने सामने रखा है, तो वहां पर लिखा है बिफोर हियरिंग, एट द टाइम ऑफ हियरिंग और बिफोर हियरिंग, यानी दोनों टाइप के 53 में आते हैं। इवन देन मैंने लिखा हुआ है नॉन फॉर्मल एडमिशंस आर मेड बिफोर प्रोसीडिंग्स। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़िए सेक्शन 53 की, वहां पर 3 फ्रेज यूज हुई है। नंबर 1, इन एनी प्रोसीडिंग्स। नंबर 2, एट द हियरिंग। एंड नंबर 3, बिफोर हियरिंग। ये 3 फ्रेज यूज हुई हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं। ये जो इन एनी प्रोसीडिंग फ्रेज यूज हुई है, ये इन दोनों पर एप्लीकेबल है। और मैंने जब फॉर्मल एडमिशन की बात बताई, फॉर्मल कॉमन ग्राउंड की बात बताई, तो मैंने कहा है इन प्रोसीडिंग। और जब नॉन फॉर्मल की बात बताई तो आउट ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग से बाहर। बट सेक्शन 53 में क्या लिखा है, एट द हियरिंग और बिफोर हियरिंग। हियरिंग से सुनवाई के टाइम पर या सुनवाई से पहले, बट स्टिल प्रोसीडिंग्स में होनी चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिफोर हियरिंग और बिफोर प्रोसीडिंग्स। बिफोर प्रोसीडिंग्स का मतलब बिफोर लिटिगेशन। प्रोसीडिंग्स अभी शुरू नहीं हुई है कोर्ट में, उससे पहले पहले किसी ने एडमिशन किया था। तो जो नॉन फॉर्मल एडमिशंस हैं, जो नॉन फॉर्मल ग्राउंड्स हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस हैं, ये रेलेवेंट कहां है, ये है सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो 21 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। कुछ लोग इसको 15 बीएसए बोल देते हैं दोस्तों। 15 बीएसए में भैया एडमिशन की डेफिनेशन दी है। उसमें बताया है कि कुछ ऐसी पार्टीज, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस जो मैं आगे बताऊंगा, उन सरकमस्टांसेस में अगर किसी ने कोई एडमिशन किया है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है जो फैक्ट इन इशू के इन्फ्रेंस को कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है, वो एडमिशन कहलाएगा। बट एक्चुअल में रेलेवेंट कहां है वो,
एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस वो सेक्शन 19 बीएसए में रेलेवेंट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दो टाइप के एडमिशंस, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, जुडिशियल या फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल, दोनों को आपको लिखना है आंसर में, तो किस तरीके से लिखेंगे। अब मैं फिर से लौट कर आता हूं फॉर्मल एडमिशंस पर, क्योंकि हमारी बात आज की जो सेक्शन है वो है 53, तो बात किस पे करेगी, 53 को हम फॉर्मल एडमिशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो फॉर्मल एडमिशन 3 टाइप के होते हैं भैया। फॉर्मल एडमिशन का मतलब सेक्शन 53 में जो एडमिशंस की बात हुई है वो 3 टाइप के एडमिशंस की बात हुई है। नंबर 1, पार्टीज या उनके एजेंट एग्री होते हैं एडमिट करने के लिए। ये कॉमन है तीनों टाइप के फॉर्मल एडमिशंस में, ये फ्रेज कॉमन है। पार्टीज और उनके देयर एजेंट वो एग्री टू एडमिट, स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन स्टेजेस जैसे ही चेंज होंगी तो टाइप चेंज हो जाएगा। तो पहले ही बता चुका हूं, वहां पे लिखा है एट द हियरिंग। तो पहला टाइप हो गया कि जब हियरिंग चल रही है, सुनवाई के दौरान, इन प्रोसीडिंग, इन एनी प्रोसीडिंग तो भैया कॉमन है दोनों के लिए, इन एनी प्रोसीडिंग्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो इसमें भी है वो इसमें भी है। एट द हियरिंग एक टाइप का फॉर्मल एडमिशन, और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इन एनी प्रोसीडिंग बट बिफोर हियरिंग बाय राइटिंग अंडर देयर हैंड। तो जब बिफोर हियरिंग की बात होगी तो उन्होंने अपने हाथ से राइटिंग में दिया होना चाहिए। अपने हाथ से का क्या मतलब, क्या किसी और से लिखा हुआ, और का लिखा हुआ नहीं हो सकता? हाँ, मैंने पीछे जब डॉक्यूमेंट की बात करी थी तो आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट में केवल राइटिंग हो सकती है, या राइटिंग किसी और की हो सकती है, सिग्नेचर किसी पार्टी की हो सकती है। तो देखिए, आपने खुद ही आप लिख के दे रहे हैं कोर्ट के सामने, तो आप एडमिट तो कर ही लिया आपने, अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दे रहे हैं, तो साइन आप उस पर करें या ना करें। अगर किसी ने और ने लिखा है किसी और की हैंड राइटिंग में, तो आप उसे फिर नीचे साइन करेंगे, तो आपने एडमिट कर लिया कि वो हैंड राइटिंग आपकी है। तो जैसे ही बिफोर हियरिंग की बात आएगी, हियरिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक, हालांकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तब भी रिटर्न में होनी चाहिए वो दूसरे टाइप की फॉर्मल एडमिशन। तीसरे टाइप की डीम्ड टू हैव एडमिटेड, इट मींस एक्चुअल में फॉर्मली एडमिट नहीं किया, ये किसी और तरीके की है, बट इसको माना जाएगा कि ये एडमिट है, माना जाएगा डीम्ड। विच प्रोसीडिंग्स में जो एडमिशन हुआ पार्टीज ने किया, विच कैसा था, बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग्स। जो प्लीडिंग्स हैं उनके जो कुछ रूल्स हैं उनके द्वारा, और रूल्स कैसे थे, इन फोर्स एट द टाइम दे आर डीम्ड टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स। इट मींस प्लीडिंग्स के द्वारा भी एडमिशन किया जा सकता है। प्लीडिंग्स क्या होंगी, प्लीडिंग्स होती है, अगर प्लेंटिफ है तो उसने जो प्लेंट डाला है वो प्लेंटिफ की प्लीडिंग है। अब डिफेंडेंट है तो उस प्लेंट का जो रिटन स्टेटमेंट दिया है वो डिफेंडेंट की प्लीडिंग है, और इनके काउंटर्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि भैया अगर प्लीडिंग्स में भी एडमिट कर लिया गया है तो भी माना जाएगा कि वो डीम्ड एडमिशन है सेक्शन 53 का। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्डर 12 रूल 1 सीपीसी 1908 का, यहां पर इसका हेडिंग है नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केसेस। यहां पर क्या होता है कि एक पार्टी मे गिव नोटिस, नोटिस दे सकती है दूसरी पार्टी को, अपनी प्लीडिंग की फॉर्म में देगी या किसी दूसरे तरीके की राइटिंग में देगी, जो एलिगेशंस हैं उनके ट्रुथ को, उसकी सत्यता को एडमिट कर लेती है। बट ये हो सकता है कि केस के पूरे केस को उसने एडमिट कर लिया, या पार्टली उसने एडमिट कर लिया और पार्टली डिनाई कर दिया। कहां की बात हो रही है, ऑर्डर 12 रूल 1। तो यहां पर ये जो तीसरे टाइप का एडमिशन था, फॉर्मल एडमिशन, वो कहां देखने को मिलता है, ऑर्डर 12
रूल 1 सीपीसी अपने आंसर में आप लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और एग्जांपल, ऑर्डर 8 रूल 5, यहां पर लिखा है एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन प्लेंट इज डीम्ड एडमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली डिनाइड इन राइटिंग। अगर मान लो एक प्लेंट फाइल करी, उसमें बहुत सारे एलिगेशन डिफेंडेंट के अगेंस्ट लगाए, डिफेंडेंट ने कुछ एलिगेशंस को एडमिट कर लिया इन राइटिंग और कुछ को डिनाई कर दिया, लेकिन कुछ को ना डिनाई किया ना एडमिट किया, तो वहां के लिए ये सेक्शन कहती है कि एवरी एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन प्लेंट इज डीम्ड एडमिटेड, उसको एडमिटेड मान लिया जाएगा अगर उस फैक्ट को स्पेशली इन राइटिंग में डिनाई नहीं किया गया है। तो अगर आप काउंसिल हैं तो आपको बहुत अच्छे से अपना रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करना है। कोई भी फैक्ट, एलिगेशन ऑफ फैक्ट बचना नहीं चाहिए, जिसको आप स्पेशली एडमिट करना चाहते हैं तो कर ही लीजिए, कहीं कोई अनजाने में ना छुप जाए कि जिसका आप जवाब ही नहीं दे पा रहे, ना डिनाई कर पा रहे हैं, ना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो फिर जो डिनाई नहीं किया उसको डीम्ड एडमिटेड माना जाएगा। जहां पर अगर स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया, प्लेंट में जो एलिगेशन लगाए गए रिटर्न स्टेटमेंट में उनको स्पेशली डिनाई नहीं किया, तो डीम्ड एडमिशन माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रिटर्न स्टेटमेंट किसी डिसेबल पर्सन का है तो फिर ये ऑर्डर 8 और रूल 5 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हुई सिविल की बात। क्या क्रिमिनल में भी एडमिशंस होता है? यस, होता है। सेक्शन 294 सीआरपीसी हुआ करती थी जो 330 बीएनएसएस हो गई है। यहां पर हेडिंग है नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। कुछ डॉक्यूमेंट का फॉर्मल प्रूफ का मतलब फॉर्मल एविडेंस नहीं चाहिए, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? वो डॉक्यूमेंट्स जो या तो एक्यूज ने फाइल किए या प्रोसिक्यूशन ने फाइल किए। क्या किया जाएगा उनका? इनकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी, जिस डॉक्यूमेंट, उस लिस्ट में लिखा जाएगा इन डॉक्यूमेंट्स के पर्टिकुलर्स, क्या डॉक्यूमेंट है उसका ब्रीफ आप लिखेंगे कि भाई इस डॉक्यूमेंट में ये एलिगेशन है। अब वो जो पार्टी हैं उनको बुलाया जाएगा, शेल बी कॉल्ड टू एडमिट और डिनाई द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। वहां भी ट्रुथ था, वहां भी ट्रुथ था, सिविल में भी यहां वर्ड यूज हुआ जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। पार्टीज को बुलाया जाएगा कि अब आप बताइए कि आप यहां जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं, ये जो लिस्ट तैयार की है वो लिस्ट दे दी जाएगी, आप देख लीजिए कि इनमें से किस डॉक्यूमेंट को आप एडमिट करना चाहते हैं, किस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को आप एडमिट करना चाहते हैं। और जैसे ही जिस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस को किसी भी पार्टी ने एडमिट कर लिया, तो अब उसके लिए फॉर्मल एविडेंस लाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मली उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट उस डॉक्यूमेंट को एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा। किस किस स्टेज पर किया जा सकता है एज ए एविडेंस? इंक्वायरी के टाइम पे किया जा सकता है, ट्रायल के टाइम पे किया जा सकता है, और इसी कोड में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कोई दूसरी प्रोसीडिंग चल रही है तो उस टाइम पर भी ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी जेन्युइननेस किसी पार्टी ने एडमिट कर ली है उनको एज ए एविडेंस, साक्ष्य के रूप में यूज किया जाएगा। अब आप सेक्शन 53 की वेयर एक्ट में लैंग्वेज देख लीजिए। वहां पर 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। हाँ, इसमें एक प्रोवाइजो और दिया गया है लास्ट में। अब प्रोवाइजो, सेक्शन 53 प्रोवाइजो है किसका? देखिए दोस्तों, बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है कि अगर पार्टीज ने एडमिट कर लिया इन 3 तरीके में से, 3 स्टेजेस में किसी में, तो अब ऐसे फैक्ट को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रोवाइजो में कहा कि अगर कोर्ट चाहे, तो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट चाहे तो पार्टी को कह सकती है कि आप इस फैक्ट को आप इस एडमिशन से अलग किसी दूसरी एविडेंस से प्रूव करो। इट मींस आप इस एडमिशन को तो छोड़ दो, भूल जाओ, इससे अलग, अदरवाइज देन दिस एडमिशन, आप कोई दूसरी एविडेंस लाकर फैक्ट को प्रूव करिए। ये सेक्शन 53 के लिए ही है प्रोवाइजो। जो सेक्शन 51 एंड 52 जहां पर जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट्स हैं, जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना ही पड़ेगा,
उनके लिए शेल वर्ड यूज हुआ है और वहां फिर कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना ही पड़ेगा। हाँ, वहां पर भी बुक का रेफरेंस कोर्ट मांग सकती है, रेफरेंस मांग सकती है कहां से आप ऐसा कह रहे हैं। तो ये थी कुल मिलाकर सेक्शन 53। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर सचमुच में वीडियो आपको अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिली है नई, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 52 कौन कौन से फैक्ट जुडिशियली नोटिसिएबल होंगे जिनका कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा, उस पर बात करेंगे और यहाँ क्या क्या बातें छिपी हुई हैं उन पर भी बात। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय